हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जीएसटी क्लासेस। आज हमारी एग्जाम्पशन के ऊपर थर्ड क्लास है। लास्ट क्लास तक हमने 8 जो पॉइंट्स हैं, 8 जो मेन चीज़ें हैं, उसमें काफ़ी सारी एंट्रीज जो है कवर कर ली है और आज हमारी 9th से हमने स्टार्ट करनी है एग्जाम्पशन की लिस्ट। तो मेजर जो पोर्शन था हमारा वो हमारा कवर हो चुका है, जैसे कि एजुकेशन सर्विस हमने की, गवर्नमेंट कौन कौन सी सर्विसेज जो प्रोवाइड कराती है उस पर जीएसटी नहीं लगता, और आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता। 12AA वाले चैरिटेबल ट्रस्ट पे जीएसटी हटाए हुए, वहाँ नहीं लगता जीएसटी। और आपके गुड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या फिर पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन, इनमें किस किस केस में जीएसटी नहीं लगता, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। और आज की क्लास पे अब हम इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। मेजर जो पोर्शन था एग्जाम्पशन के चैप्टर का वो हमारा ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है। अब सिर्फ कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, वो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बता रहा है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। कहता बैंक की भी कुछ सर्विसेज है जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। कौन कौन सी सर्विसेज है देखते हैं। कहता सर्विसेज बाय आरबीआई। आरबीआई अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। पहली तो हुई ये चीज़ कि आरबीआई अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा, सर्विस अगर कोई है डिपॉजिट की, लोन की, और उन पे जो कंसिडरेशन है वो क्या है, इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट है। जैसे मान लो मैंने बैंक से जो है लोन लिया तो मैं जो इंटरेस्ट पे करूँगा उस इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अदर देन इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड सर्विसेज। लेकिन अगर मान लो मैंने बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया तो क्रेडिट कार्ड की अगर मैं पेमेंट लेट करता हूँ तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करूँगा उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। तो बैंक से, अगर आप बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ध्यान दीजिएगा इंडिविजुअल नहीं, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आप कोई डिपॉजिट या लोन एडवांस की सर्विस लेते हो और वो बदले में क्या चार्ज कर रहा है, इंटरेस्ट या डिस्काउंट, लेकिन इसमें क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट है वो एक्सक्लूड किया हुआ है, यानी कि क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी लगेगा। उसके अलावा जो लोन और डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट है उसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट है, जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अगली चीज़, इंटरसेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की सेल या परचेज किस किस के बीच में, बैंक्स के बीच में, ऑथराइज डीलर्स के बीच में, या फिर बैंक और डीलर्स के बीच में। जैसे मान लो डॉलर है, मैं बैंक में गया, मैंने कहा मुझे डॉलर चाहिए, बैंक ने कहा ठीक है डॉलर का ये रेट चल रहा है, आपको डॉलर मिल जाएगा। अब मैं बैंक से डॉलर खरीदता हूँ तो बैंक डॉलर कहाँ से लाता होगा? क्या बैंक खुद डॉलर प्रिंट करता है? नहीं, वो भी तो कहीं से लेके आता होगा। और इतनी सारी करेंसीज है, इतने सारे डेनोमिनेशंस है, क्या बैंक के पास सारी करेंसी हमेशा अवेलेबल रहती होगी? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बैंक क्या करता है, मान लो मैं बैंक के पास गया डॉलर लेने, बैंक के पास उस टाइम मान लो उतने डॉलर अवेलेबल नहीं थे जितने मुझे चाहिए, तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे बैंक या फिर जो ऑथराइज डीलर्स हैं उनसे अरेंज करके मेरे को प्रोवाइड कराएगा। ऐसे ही क्या होता है, मैं मान लो किसी ऑथराइज डीलर के पास गया, जैसे आपने देखा होगा काफ़ी बार मनी चेंजर का बोर्ड लगा होता है और वो ऑथराइज डीलर है हमारे। तो किसी ऑथराइज डीलर के पास गया, मैंने कहा मेरे को पाउंड चाहिए, अब वो उसके पास पाउंड ख़त्म थे तो वो किसी बैंक या दूसरे डीलर से ला के देगा। तो जब ये बैंक एक दूसरे से या फिर ऑथराइज डीलर से या डीलर बैंक से या डीलर्स आपस में, इनके बीच जब सेल परचेज की ट्रांजैक्शन होगी फॉरेन करेंसी की, तो उसके ऊपर तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन जब मैं बैंक से या मैं ऑथराइज डीलर से खरीदूंगा फॉरेन करेंसी तो उसके ऊपर जो वो कमीशन चार्ज कर रहा है उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। यानी कि सिंपल सा मीनिंग है कि जब अल्टीमेट कस्टमर जाएगा बैंक या फिर ऑथराइज डीलर के पास तो जीएसटी भरेगा वो फॉरेन करेंसी खरीदते हुए। लेकिन जब बैंक्स या डीलर आपस में एक दूसरे को सेल परचेज करते हैं फॉरेन करेंसी की तो उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ये बात हुई हमारी। तो ये एंट्री भी हमारी हो गई। उसके बाद अगली एंट्री हमारी आती है 27A। ये क्या बात बोलती है, A कहती है सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ बैंकिंग कंपनी टू बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर अंदर प्रधानमंत्री जनधन योजना। आपने सुना होगा अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर काफ़ी सारे बैंक अकाउंट्स खुले थे। तो अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर कोई अकाउंट खुला हुआ है तो ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि भाई सबका अपना एक बैंक अकाउंट तो होना चाहिए जिसमें गवर्नमेंट कोई सब्सिडी वगैरह डालना चाहे तो डाल सके। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि सारे एक एक अकाउंट खुलवाओ इस योजना के अंतर्गत। तो जिनका इस योजना में अकाउंट है, यानी कि वो गरीब क्लास से बिलोंग करता है, तो उनको अगर कोई बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है
सर्विसेज बाय एक्वायरिंग बैंक टू एनी पर्सन इन रिलेशन टू सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट अप टू 2000 इन सिंगल ट्रांजैक्शन थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अदर पेमेंट कार्ड सर्विस। मान लो मैं कहीं शॉपिंग के लिए जाता हूँ, तो मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसके बदले मैं क्या करता हूँ, अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा देता हूँ वहाँ पे। तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अगर आप स्वाइप करा रहे हो कहीं पे भी और उस ट्रांजैक्शन, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वैल्यू 2000 से कम है, तो उसके ऊपर जो बैंक कमीशन वगैरह चार्ज करेगा उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। यानी कि अगर मैं 2000 से कम की ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से और उसके ऊपर कोई बैंक कमीशन वगैरह चार्ज कर रहा है तो उस पर आपको जीएसटी पे नहीं करना। हाँ, अगर 2000 से ज़्यादा की अमाउंट है, मान लो मैंने 5000 की ट्रांजैक्शन करी तो बैंक ने उस पर 50 रुपये मेरे काट लिए, तो उस 50 रुपये पे जीएसटी आपको भरना पड़ेगा। ये बात कहता है। फिर कहता है 39A एंट्री क्या बोलती है, कहता है सर्विसेज बाय इंटरमीडियरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विस लोकेटेड इन मल्टी सर्विसेज SEZ विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर स्टेटस टू अ कस्टमर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज इन करेंसी अदर देन रुपीज़। यानी कि SEZ और कोई फॉरेन करेंसी बाहर के किसी बैंक के बीच में, आउटसाइड इंडिया किसी बैंक के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन वगैरह होती है तो उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे हम। नीचे फिर IFSC की डेफिनेशन दी हुई है, कौन होता है ये आप देख लेना। तो ये कुछ एक सर्विसेज थी जो बैंक प्रोवाइड करता है और इसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं होता। ये नीचे इसका एनालिसिस है, कुछ ऐसा सच अलग नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट है, ये देख लो, जैसे फिक्स डिपॉजिट है, सेव डिपॉजिट है, मान लो FD या सेविंग का इंटरेस्ट जो है या कोई और डिपॉजिट है, तो उसके ऊपर जो रिटर्न आएगी यानी कि जो इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर एक तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जो है जीएसटी नहीं लगेगा, एक ये चीज़ होगी। ठीक है, तो FD या सेविंग का इंटरेस्ट आ रहा है तो उस इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। पहली चीज़, आप कोई लोन या ओवरड्राफ्ट ले रहे हो और उसके बदले में इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। मॉर्टगेज और लोन विद कोलेक्टल सिक्योरिटी यानी कुछ गिरवी रख के आपने लोन लिया है तो भी इंटरेस्ट पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा, एग्जेम्प्ट है। कॉर्पोरेट डिपॉजिट वगैरह है तो भी चार्ज नहीं होगा। लेकिन हाँ, क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट के ऊपर चार्ज हो जाएगा। फिर नीचे कहता है कि कई बार बैंक क्या करता है, जैसे कि आपके मान लो एक तो मेरा बैंक में सेविंग अकाउंट है तो उस पर इंटरेस्ट आएगा, तो जो इंटरेस्ट आ रहा है उस पर तो जीएसटी नहीं है, लेकिन उस इंटरेस्ट के अलावा सर्विस चार्ज लगते हैं, फीस लगती है, डॉक्यूमेंटेशन फीस लगती है, ब्रोकिंग चार्जेस लगते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं। तो ये जो सारे चार्जेस हैं ये कहीं पे भी एग्जम्प्ट नहीं है। एग्जम्प्ट सिर्फ क्या है, इंटरेस्ट या डिस्काउंट के नेचर की चीज़। तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं, आपने बैंक में कोई ट्रांजेक्शन करी तो ट्रांजेक्शन चार्ज लग गया, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज लग गया, तो ये जो चार्जेस लगेंगे ये चार्जेस कहीं भी एग्जम्प्ट नहीं है। इन चार्जेस के ऊपर जीएसटी बिल्कुल लगेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर कहता है कि क्रेडिट कार्ड की मान लो लेट फीस होगी, तो कोई लेट पेमेंट लग गया, आउटस्टैंडिंग ड्यू या इंटरेस्ट लग गया तो वो क्लियर कट जीएसटी में लायबल है, इसने ऑलरेडी स्पेसिफिकली बता रखा है। फॉरेन एक्सचेंज वाला हमने कर लिया कि डीलर्स या बैंक आपस में कर रहे हैं ट्रांजैक्शन तो वो नहीं लगेगा। तो ये हमारी छोटी सी एंट्री थी बैंक की। फिर आती है LIC, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस सर्विसेज की एंट्री। लाइफ इंश्योरेंस मतलब मैंने कोई पॉलिसी ली है, चाहे वो LIC ली हो चाहे किसी और से, तो उनमें कौन कौन सी पॉलिसीज़ के ऊपर जो इंटरेस्ट जो भी आपका कंपोनेंट है उस पर जो है जीएसटी की ट्रांजैक्शन नहीं होगी, वो बता रहे हैं। कहता है नेशनल पेंशन स्कीम NPS, ये आपने इनकम टैक्स में भी पढ़ रखा होगा कि एक NPS होती है, नेशनल पेंशन स्कीम। तो नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS में अगर आप कोई ट्रांजैक्शन वगैरह करते हो, पैसे जमा कराते हो, निकालते हो, ये सब करते हो, तो उस पर कोई भी ट्रांजैक्शन होगी जीएसटी नहीं लगेगा। आर्मी, नवल, एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड होता है, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। नवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। जन राशि बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोजेक्ट अगर अप्रूव्ड है और इसमें 2 लाख तक का अगर आपका इंश्योरेंस है तो जीएसटी नहीं लगेगा। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना और प्रधानमंत्री वाया वंदन योजना, इन योजनाओं में अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना। ये आपको सारे नाम याद रखने पड़ेंगे। तो सिंपल सी इसने बात बोली। एक सिंपल सी एंट्री थी 10वीं, बहुत ही ईजी, आपके 5-7 नाम थे वो आपको ध्यान रखने हैं, उनके अंदर अगर इंश्योरेंस होता है तो जीएसटी चार्ज नहीं होगा। 11 पॉइंट
कहता है ESIC आपने पढ़ रखा होगा, जैसे हमने लेबर का चैप्टर किया था कॉस्टिंग में, या फिर आपका इनकम टैक्स है उसमें ESIC आता है, एम्प्लॉय स्टॉक इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ESIC में जो कंट्रीब्यूशन वगैरह होते हैं उन पर GST नहीं लगेगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF में कॉन्ट्रीब्यूशन है उस पर GST नहीं लगेगा। कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करोगे GST नहीं लगेगा। NPS नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट है, इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन पे भी GST नहीं लगेगा। IRDAI में इंश्योरेंस कराते हैं उस पर भी नहीं लगेगा। सेबी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो सेबी की सर्विसेज पे भी GST नहीं लगेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी, इनके ऊपर भी आपका GST नहीं लगता। नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, सिंपल सी एंट्री थी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी जो मेजर एंट्रीज थी, जो समझने वाली थी, कंसेप्चुअल थी, वो हमारी लास्ट क्लास तक कंप्लीट हो चुकी है। अब सारी जो एंट्री हमारी रह रही है ऐसी ऐसी रह रही है जिनमें कुछ कुछ नाम है कि ये इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है भाई, और ये पॉलिसी है, ये कंट्रीब्यूशन यहाँ डालोगे तो GST नहीं लगेगा। तो ये सारी छोटी छोटी एंट्री नाम वगैरह आपको याद रखने पड़ेंगे, इसमें समझाने वाला है सच कुछ भी नहीं है। फिर आता है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस सर्विसेज, इसमें भी कुछ नाम आ गए, हार्ट इंश्योरेंस स्कीम, कैटल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऑफ ट्रेवल्स, ये सारे आपको नाम ध्यान रखने पड़ेंगे कि इन स्कीम्स के अंदर अगर होता है तो GST चार्ज नहीं होगा। फिर आती है पेंशन स्कीम्स। कौन कौन सी पेंशन स्कीम है? अटल पेंशन योजना, और दूसरा आपका सर्विस बाय कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी पेंशन स्कीम बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी पेंशन स्कीम है उस पर भी GST चार्ज नहीं होगा। फिर हमारी 14th एंट्री जो आती है वो आती है बिजनेस फैसिलिटेटर या फिर कॉरेस्पॉन्डेंट। एंट्री 39 क्या बोलती है? कहती है कि सर्विस बाय द फॉलोइंग पर्सन इन रिस्पेक्टिव कैपेसिटी। बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अगर बैंकिंग कंपनी को कोई सर्विस देता है, कहाँ? रूरल ब्रांच में। सबसे पहले तो उसने क्या बोला? उसने कहा कि कोई बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। सबसे पहले तो समझना है कि ये है कौन, बिजनेस फैसिलिटेटर कौन है या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कौन है। नाम से पता चल रहा है ये हमें बिजनेस करने में हेल्प कर रहा है। बैंक्स क्या करते हैं, जैसे रूरल एरिया है तो अब बैंक अगर अपनी एक ब्रांच खोलता है तो उसमें खर्चा आता है, स्टाफ रखना पड़ेगा, मेंटेनेंस हो गई, रेंट पे बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, बिजली पानी का काफ़ी खर्चा है मेंटेनेंस का। तो बैंक क्या करता है, गांवों के अंदर जहाँ पे बिजनेस कम है वहाँ पे अपनी ब्रांच नहीं खोलता, किसी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के साथ टाई अप कर देता है कि भाई आप ये गांव संभाल लो, इस गांव से हमें जितना बिजनेस ला के दोगे, मान लो आपने इतने सेविंग अकाउंट खुलवाए, इतने आपने FDयाँ खुलवाई, तो जो जो आप काम करके दोगे हम उसको आपके बदले में क्या दे देंगे? कमीशन देंगे। तो बैंक क्या करता है, बैंक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के साथ टाई अप करता है ताकि जिन रूरल एरिया में बैंक नहीं पहुंच सकता वहाँ पे उसके कॉरेस्पॉन्डेंट पहुंच जाए। तो बिजनेस फैसिलिटेटर या कॉरेस्पॉन्डेंट कौन है? कोई हेल्पर है जो आपको बिजनेस करने में हेल्प कर रहा है। किसके लिए? बैंकिंग के लिए। तो एक तरह से बैंकिंग के एजेंट्स हो गए, यूँ समझ लो। तो विद रिस्पेक्ट ऑफ टू अकाउंट्स, वो रूरल एरिया के जो अकाउंट्स हैं उनको मैनेज करने में हेल्प कर रहे हैं। मान लो किसी छोटे से गाँव में किसी पर्सन का HDFC बैंक में अकाउंट है, अब उसको कैश डिपॉजिट करना हो या कोई भी काम हो, बार बार बैंक तो आ नहीं सकता। तो बैंक क्या कहती है कि भाई उस गांव में हमारा ये फैसिलिटेटर है, आप इसको फ़ोन करो, आपको जो भी हेल्प होगी आपको करके देगा, ताकि क्लाइंट को भी लगे कि हाँ भाई इस बैंक की सर्विसेज अच्छी है तो इसी के साथ रिलेशंस मेंटेन करने चाहिए। तो इसलिए बैंक्स क्या करते हैं, रूरल एरिया में अपने कॉरेस्पॉन्डेंट छोड़ देते हैं कि भाई आप ये गांव संभालो, उनको जो भी दिक्कत है आप करके दो, जो भी आपका खर्चा होगा, जो भी आपका कमीशन बनेगा वो हम आपको देंगे। तो अगर ऐसी कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी क्या है? एग्जम्प्ट, क्योंकि हम इससे क्या कर रहे हैं, रूरल एरिया को एक तरह से डेवलप कर रहे हैं। जब नाम आ गया रूरल एरिया, मतलब वहाँ पे हम उस एरिया को डेवलप करना चाह रहे हैं कि वो लोग ज़्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शन करें, तो इन कमीशन के ऊपर हम GST चार्ज नहीं करेंगे। कहता है एनी पर्सन एज एन इंटरमीडियरी टू बिजनेस फैसिलिटेटर, अगर कोई और बीच में ऊपर जो A पॉइंट में सर्विसेज थी उसमें कोई इंटरमीडियरी भी आ रहा है, कमीशन एजेंट बीच में एक और भी आ रहा है, तो उसका भी कमीशन एग्जम्प्ट है। और बिजनेस फैसिलिटेटर अगर इंश्योरेंस कंपनी को भी देता है रूरल एरिया में, वो भी एग्जम्प्ट है। यानी कि बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी या फिर इंश्योरेंस कंपनी, इन दोनों को कोई भी सर्विस देगा, कहाँ के रिस्पेक्ट में? रूरल एरिया के रिस्पेक्ट में। तो वो जो कमीशन वगैरह वहाँ से मिलेगा उसको, उसके ऊपर GST चार्ज नहीं होगा, एग्जम्प्ट रहेगा। नीचे एनालिसिस है, कहता कि बहुत बड़ा चैलेंज था बैंक्स के लिए रूरल एरिया तक पहुंचना, इतनी ब्रांचेस हम नहीं खोल सकते थे, बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ जाता था, तो इसलिए इन्होंने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को इंट्रोड्यूस किया। एक तरह से क्या होते हैं, इंटरमीडियरी होते हैं जो वहाँ के लोगों की हेल्प करते हैं सारे काम करने में बैंक से रिलेटेड, और इनको जो कमीशन दिया जाता है वो आपका एग्जम्प्ट है अगर रूरल एरिया में है तो ये सारा उसके बारे में लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लेना, ब्रीफ मैंने आपको कर दिया।
अब आते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट काफ़ी सारी सर्विसेज देती है जो जीएसटी नहीं लगता। अब क्या है, गवर्नमेंट को सर्विस मिलेगी तो जीएसटी नहीं लगेगा। यानी कि मैंने गवर्नमेंट को कोई सर्विस दी, मान लो गवर्नमेंट का कोई टेंडर निकला हुआ था, मैंने वहाँ पे अप्लाई किया और मैंने मान लो वो काम करके दिया, सड़क बनानी थी, रोड बनानी थी, कोई भी काम हो सकता है, गवर्नमेंट के टेंडर निकलते रहते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट को सर्विसेज देते हैं। तो मान लो कोई टेंडर निकला था, मैंने अप्लाई किया, मुझे मिला, मैंने गवर्नमेंट को सर्विसेज दी। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को मिलेगी, अगर आप गवर्नमेंट को दे रहे हो तो आपको जीएसटी चार्ज नहीं करना। यानी कि मैं अगर गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा हूँ तो मुझे जीएसटी चार्ज नहीं करना। ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज है वो यहाँ पढ़ते हैं। तो रेसिपिएंट तो क्लियर हो गया, इस एंट्री के अंदर रेसिपिएंट कौन है, गवर्नमेंट। सप्लायर कौन होगा वो समझते हैं। सबसे पहले तो है प्योर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। कहता है कि प्योर सर्विस है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ना हो, जिसके अंदर गुड्स का कोई कंपोनेंट ना हो, ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड की है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट टेरिटरी बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू पंचायत या फिर म्यूनसिपालिटी। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी किसी को भी कोई भी सर्विस प्रोवाइड किया, ध्यान देना सर्विस प्रोवाइड किया, गुड्स इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। और सर्विस कौन सी होनी चाहिए, या तो पंचायत से रिलेटेड या फिर आपका म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड। जैसे मान लो गवर्नमेंट क्या करती है, साफ़ सफाई का काम है, जैसे सड़कों की साफ़ सफाई, डेली स्वीपर आते हैं साफ़ सफाई करने, तो गवर्नमेंट वो अपने एम्प्लॉय रख के भी साफ़ सफाई करा सकती है। कई बार क्या करती है, टेंडर निकाल देती है कि भाई इस पूरी रोड का अगले 1 साल का मेंटेनेंस का टेंडर निकाल दिया हमने, तो मैंने वो टेंडर ले लिया मान लो, तो इसके अंदर गुड्स तो लगने नहीं, सिर्फ क्या होनी है, सफाई होनी है। तो जहाँ पे कोई गुड्स ना हो, जहाँ पे सिर्फ क्या हो रही है, सफाई, ये क्या है, प्योर सर्विस। प्योर सर्विस यानी कि 100% सर्विस, गुड्स कुछ भी नहीं लगना। और ये सर्विस किसके रिस्पेक्ट में, म्यूनसिपालिटी के रिस्पेक्ट में साफ़ सफाई का काम है। तो इसके ऊपर मैं जो उनको बिल काट के दूंगा उस पर मुझे जीएसटी चार्ज नहीं करना। तो ध्यान देना, अगर कोई भी पर्सन गवर्नमेंट को कोई सर्विस प्रोवाइड करता है जो पंचायत या म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड हो और उसके अंदर गुड्स का एलिमेंट ना हो, 100% क्या हो, सर्विस, तो जीएसटी चार्ज उसको नहीं करना। जैसे साफ़ सफाई के मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने मान लो वॉशरूम्स बनाए हैं, साफ़ सफाई कोई बिल्डिंग्स वगैरह कोई बनाई है, गवर्नमेंट कहती है इनका हम मेंटेनेंस का ठेका निकालते हैं, तो वहाँ पे क्या है, प्योर सर्विस का काम है, वहाँ पे आपको जो है जीएसटी नहीं लगेगा। अगली एंट्री में कहता है कई बार क्या होता है, प्योर सर्विस तो आपकी बात ठीक है, समझ आ गई, मेंटेनेंस। कई बार मेंटेनेंस में थोड़ा बहुत क्या होता है, गुड्स भी लगता है। जैसे मान लो एक पूरी रोड का मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट मैंने ले लिया, अब क्या होगा, मेंटेनेंस के अंदर रोज़ वहाँ की साफ़ सफाई होगी। मान लो किसी दिन स्ट्रीट लाइट ख़राब होगी, तो मेंटेनेंस तो मेरे हाथ में है ना, अगर स्ट्रीट लाइट आज ख़राब हुई है तो मुझे उसको इमीडिएटली रिप्लेस कराना पड़ेगा। तो बल्ब ख़राब हुआ, मैंने नया बल्ब लगा दिया, तो इसके अंदर क्या आ गया, गुड्स भी आ गया। क्लियर है, ये प्योर सर्विस तो रहा नहीं। प्योर सर्विस तो हुआ है जब आप कोई गुड्स ना दे रहे हो। ये क्या बन गया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्योंकि मैं वहाँ पे साफ़ सफाई की भी सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन बीच में अगर कोई टूट फूट हो जाती है मुझे गुड्स भी लगाने पड़ सकते हैं। तो मान लो बल्ब ख़राब हो गया, मैंने बल्ब लगा दिया, या कोई भी इशू आ जाता है तो मेरे को वो रिपेयरिंग भी करनी पड़ेगी, तो गुड्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, गुड्स भी हम अलाउ करते हैं, लेकिन क्या कंडीशन है समझना। कहता है कंपोजिट सप्लाई हो जहाँ पे वैल्यू ऑफ गुड्स जो है वो 25% से ज़्यादा ना हो। आगे एंट्री से मैं प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, पंचायत या म्यूनसिपालिटी। तो अगर मैं इन दोनों एंट्रीज को क्रक्स करूं, टोटल करूं, तो क्या बनेगा कि मैं गवर्नमेंट को कोई सर्विस प्रोवाइड करता हूं जो पंचायत या म्यूनसिपालिटी से रिलेट करती है, प्लस या तो उसके अंदर 100% सर्विस का काम है, प्योर सर्विस है, जैसे रिपेयर मेंटेनेंस का काम हो गया, मान लो सड़क की साफ़ सफाई, मेंटेनेंस, ये सब काम हो गया, या फिर उसके अंदर अगर गुड्स भी है तो वो टोटल वैल्यू का 25% से ज़्यादा ना हो। मान लो छोटा मोटा गुड्स का काम हो गया, थोड़ी बहुत टूट फूट होगी, वो रिपेयर करा दी, तो टोटल वैल्यू का 25% से कम है वो। तो इन दोनों केसेस में वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। बात क्लियर है। तो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड तो होनी चाहिए, उसके साथ साथ पहली या तो ये पंचायत या म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड काम हो, यानी कि साफ़ सफाई, इन सब चीज़ों का काम है, और दूसरा या तो प्योर सर्विस हो या गुड्स है तो 25% से ज़्यादा ना हो। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, कहते हैं सर्विस प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट।
फेयर प्राइस शॉप्स यानी राशन वगैरह की जो दुकानें खुली हुई है, जो आपको फूड ग्रेन, कैरोसिन, शुगर, ऑयल्स, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, बदले में इनको कमीशन वगैरह मिलता है। तो ये जो राशन वगैरह की जो दुकानें होती है, सरकारी डिपो वगैरह होते हैं, इनके ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा इनके कमीशन पे, क्योंकि ये अल्टीमेटली बनाया गया गरीब लोगों के लिए, ताकि उनको सस्ते से सस्ता जो है राशन प्रोवाइड हो, इसलिए कमीशन पे जीएसटी नहीं लगाएंगे तो खर्चा कम होगा। अगली अभी कोई भी इंश्योरेंस स्कीम है जिसका टोटल प्रीमियम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी पे कर रही है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी इंश्योरेंस स्कीम है, जैसे गवर्नमेंट भी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ का या लोगों का, पेंशनर्स का इंश्योरेंस करवाती है। तो अगर कोई भी इंश्योरेंस स्कीम ले रखी है जिसका प्रीमियम गवर्नमेंट पे कर रही है, तो उस पर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अगला, कोई भी अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह चलता है जो गवर्नमेंट वगैरह, जिसका सारा खर्चा कौन बोन कर रही है, गवर्नमेंट। कोई भी ट्रेनिंग का प्रोग्राम हुआ कहीं पे भी, खर्चा कौन बियर कर रही है, गवर्नमेंट। जैसे पुलिस वालों की ट्रेनिंग होती है या कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, खर्चा गवर्नमेंट बियर कर रही है, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। मान लो मेरे को कोई टेंडर मिला कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होना है, आपको पूरा मैनेज करना है, मैंने कहा ठीक है, तो जो मैं बिल काट के दूंगा उस पर जीएसटी चार्ज नहीं करूँगा, क्योंकि वो बिलिंग गवर्नमेंट को होनी है। अगला, सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीएसटीएन। जीएसटीएन मैंने आपको बताया था क्लासेस की बिगन में कि जीएसटीएन क्या है, एक गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क है, एक पूरी एंटिटी है जो ये सारा कुछ मैनेज करती है, जो ये सारा कुछ जीएसटी का आपका पोर्टल हो गया, इस पोर्टल को मैनेज करती है कि कितने भी लोग रिटर्न भरने आए, हमारा पोर्टल क्रैश ना हो, या जो भी गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाती है वो पोर्टल में रिटर्न्स के अंदर साथ के साथ अमेंडमेंट भी करनी पड़े। तो जीएसटीएन गवर्नमेंट को ये सर्विस प्रोवाइड करती है, हर महीने का बिल काट के देती है कि भाई इस महीने की ये बिलिंग हुई, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो जीएसटीएन भी जो गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करा रही है, उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो ये हमारी छोटी सी एंट्री थी, नीचे एग्जांपल दिया हुआ इसने, जैसे रोड की साफ़ सफाई का काम हो गया, पब्लिक प्लेसेस की जैसे साफ़ सफाई का काम हो गया, आर्किटेक्ट सर्विसेज, कंसल्टिंग इंजीनियर सर्विस, एडवाइजरी सर्विस, ये सर्विसेज होती हैं जो जिन पे जीएसटी चार्ज नहीं होता, क्योंकि ये सारी म्यूनसिपैलिटी से रिलेट करती हैं। नेक्स्ट हमारी 16th पॉइंट जो आता है वो आता है लीजिंग से रिलेटेड कुछ एंट्री हैं। लीजिंग यानी कि आपने लीज पे लिया हुआ है। कहता है अपफ्रंट प्रीमियम, जिसे कि कहते हैं प्रीमियम या सलामी या कॉस्ट या प्राइस या डेवलपमेंट चार्जेस, किसी भी नाम से बुला लो, पे किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लीज। आपने 30 साल या उससे ज़्यादा की लीज़ ली है तो जो प्रीमियम स्टार्टिंग में पे किया है, ठीक है, कोई भी 30 साल या उससे ज़्यादा की लीज़ ली है तो स्टार्टिंग में कुछ प्रीमियम वगैरह पे किया होगा। ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट, वहाँ पे क्या होना है, इंडस्ट्री लगनी है, या फिर प्लॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बिजनेस पर्पज़, वहाँ पे या तो इंडस्ट्री आ रही है या फिर कोई बिजनेस पर्पज़ आ रहा है। और प्रोवाइडेड बाय, ये कौन देख रहा है सारा कुछ, स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या अंडरटेकिंग कोई ऐसी जिसके पास 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट की ओनरशिप है। तो यानी कि एक तरह से गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई एरिया को डेवलप करना चाह रही है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगे, और वो सारा मैनेज कौन कर रही है, गवर्नमेंट ही मैनेज कर रही है। तो वहाँ पे जो अपफ्रंट प्रीमियम देते हैं, जैसे मान लो कोई झुग्गी झोपड़ियाँ वगैरह बनी हुई है तो उनको पैसे वगैरह दे के वहाँ से हटाना पड़ेगा, लीज पे वो चीज़ आएगी आपके, तो वहाँ पे जो प्रीमियम वगैरह अपफ्रंट प्रीमियम पे किया जाएगा उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। फिर कहते हैं सर्विसेज ऑफ लीजिंग ऑफ एसेट्स, रोलिंग स्टॉक एसेट इंक्लूडिंग वैगन्स, कोचेस, लोकोस। ये आपका आ गया, जैसे रेलगाड़ी होती है तो बाय इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन टू इंडियन रेलवे। जैसे इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अगर इंडियन रेलवे को क्या प्रोवाइड करती है, मेंटेनेंस लीज पे देती है। क्या चीज़, रेल के डब्बे। लोकोस क्या हो गए, लोकोस मतलब आपके इंजन हो गए, और कोचेज़ हो गए ट्रेन के जो कोचेज़ होते हैं, या वैगन्स, वैगन्स मतलब मालगाड़ी के डब्बे। तो ये सारे जो ट्रेन के रिलेटेड आपका इंजन, डब्बे, मालगाड़ी के डब्बे, ये सारी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडियन रेलवे को प्रोवाइड कराती है। तो इस पर भी जो लीज वगैरह अगर चार्ज कर रही है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। 17th एंट्री हमारी आती है लीगल सर्विसेज। ऑलरेडी मैं आपको क्लास में करा चुका हूँ कि अगर कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी पर्सन को अदर देन बिजनेस एंटिटी है या फिर बिजनेस एंटिटी है तो उसकी सेल 20 लाख से या स्पेसिफाइड कैटेगरी में तो 10 लाख से कम है तो वो एग्जम्प्ट है, जीएसटी चार्ज नहीं होता। और अगर ये 20 लाख से ज़्यादा है तो भी हमने देखा था ये कहाँ पे कवर हो जाता है, रिवर्स चार्ज में। सेम एंट्री एडवोकेट्स की थी और पार्टनरशिप फर्म की थी कि कोई सीनियर एडवोकेट या फिर पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट दूसरी फर्म को कोई सर्विस देती है या किसी बिजनेस एंटिटी के अलावा किसी और को सर्विस देती है, या किसी बिजनेस एंटिटी को देती है जिसका टर्नओवर 20 लाख से कम था, या गवर्नमेंट को देती है, तो वो सारा क्या है, एग्जम्प्ट है।
मान लो मैं एक सीनियर एडवोकेट हूँ, या मैं एक फर्म ऑफ एडवोकेट हूँ, या मैं एडवोकेट हूँ, या मैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हूँ, इनमें से मैं कोई भी हूँ, तो मैं अगर किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दूंगा तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट को दूंगा तो भी जीएसटी एग्जेम्प्ट है, बिजनेस एंटिटी को दूंगा उसकी सेल 20 लाख से कम है वो भी एग्जेम्प्ट है, और अगर बिजनेस एंटिटी को दे रहा हूँ जिसकी सेल 20 लाख से ज़्यादा है, इस केस में एग्जेम्प्ट नहीं है, इस केस में क्या है, रिवर्स चार्ज, टैक्स कौन पे करेगा, वो बिजनेस एंटिटी। यानी एडवोकेट्स, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इनको तो किसी भी हाल में टैक्स पे करना ही नहीं है, या तो इनका एग्जेम्प्ट है या फिर रिवर्स चार्ज के अंदर है। ये एंट्री भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने रिवर्स चार्ज किया था। फिर आता है स्पॉन्सरशिप और स्पोर्ट्स इवेंट्स। स्पॉन्सरशिप मतलब मान लो कोई मैच हो रहा है, मैंने वहाँ पे अपने बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए। कहाँ पे, कौन से मैच में लगा सकते हो आप? क्या था, कोई नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन या एफिलेटेड फेडरेशन है जहाँ पे पार्टिसिपेटिंग जो टीम्स है या इंडिविजुअल है वो किसी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जोन या कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि मान लो कोई मैच हो रहा है जो कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैच है, या स्टेट लेवल पे, या जोन लेवल पे, या कंट्री लेवल का मैच हो रहा है, ठीक है, कोई ऐसा मैच हो रहा है। ये नहीं कि मान लो मेरी एक कंपनी है, प्राइवेट कोई मैच होते हैं, जैसे कि मान लो हम 10 दोस्त मिलके, आप 10 दोस्त और आ गए, तो हम आपस में मैच कर रहे हैं, उनकी बात नहीं हो रही। जो प्राइवेट मैचेस होते हैं उनकी बात नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है, जहाँ पे किसी डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, जोन या कंट्री वाइज मैच हो रहा है। जैसे इंडिया का मैच हो रहा है, हरियाणा और मान लो गुजरात का मैच हो रहा है, ठीक है, या सिटी वाइज ऐसे कोई मैच हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे हिसार और किसी और डिस्ट्रिक्ट का मैच हो रहा है। तो जब डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, जोन वाइज या कंट्री वाइज मैच होते हैं तो वहाँ पे जो बड़े बड़े बैनर या पोस्टर लगते हैं तो उनकी जो स्पॉन्सरशिप है वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, ताकि क्योंकि वो पैसा किसको जाना है, वो पैसा जाना है उस डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट के ऊपर, तो इसलिए सरकार ने उसको क्या किया हुआ है, एग्जेम्प्ट। वहाँ पे कोई बिजनेस नहीं हो रहा, वहाँ तो हम अपने खर्चे को बस कम कर रहे हैं। दूसरा कोई था, कोई एसोसिएशन है इंडियन यूनिवर्सिटी की, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो ओलंपिक वगैरह अगर करवा रहे हैं तो यहाँ पे भी अगर स्पॉन्सरशिप होगी तो एग्जेम्प्ट रहेगी। तीसरे में सेंट्रल सिविल सर्विस कल्चरल स्पोर्ट्स बोर्ड है। नेक्स्ट में आपका इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन है, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम है। तो इनमें इनके अगर मैचेस हो रहे हैं और वहाँ पे स्पॉन्सरशिप के कोई बैनर वगैरह लग रहे हैं तो वो आपका जीएसटी में एग्जेम्प्ट है, जीएसटी चार्ज नहीं होगा। उसके अलावा कोई हो रहा है तो होगा जीएसटी चार्ज। फिर आता है स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज, ये कुछ नाम है, ध्यान रख लेना। अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सेक्टर स्किल काउंसिल या ये कुछ एजेंसीज वगैरह, अगर ये कोई स्किल डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिससे आपकी स्किल डेवलपमेंट हो रही है, कोई ऐसा सर्विस, तो वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। कोई असेसिंग बॉडीज एम्पेनल्ड सेंट्रली बाय द डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है स्किल डेवलपमेंट के लिए, वो भी एग्जेम्प्ट है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कुशल योजना, इसमें कोई स्किल या वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जा रही है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। तो ये कुछ नाम थे, इस एंट्री में ये भी आपको ध्यान रखना। अच्छा, एंट्री नंबर 20 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझना, ये थोड़ी सी अलग है। कहता है सर्विसेज बाय आर्टिस्ट, अगर कोई आर्टिस्ट सर्विस दे रहा है परफॉर्मेंस की, कहाँ पे, अंडरलाइन कर लेना, फोक या फिर क्लासिकल आर्ट, फोक आर्ट या फिर क्लासिकल, यानी कि पुराने टाइप के कथक वगैरह जो चलते थे, फोक या फिर क्लासिकल आर्ट। क्या, म्यूज़िक, या तो पुराने टाइप का कोई क्लासिकल या फोक म्यूज़िक गा रहा है, या फिर डांस, या फिर थिएटर, जैसे पुराने टाइम में हम देखते थे थिएटर ड्रामास वगैरह होते थे वो। तो म्यूज़िक, डांस या थिएटर, इन तीनों में से कोई भी सर्विस कैसी होनी चाहिए, क्लासिकल या फिर फोक डांस होना चाहिए, और जो वो पैसा चार्ज कर रहा है वो 1.5 लाख से ऊपर ना हो, तो वो तो क्या है, एग्जेम्प्ट। यानी कि मान लो कोई क्लासिकल डांस ऑर्गेनाइज हुआ, उसमें जो आर्टिस्ट आए उनको 1.5 लाख से कम पैसा मिला, तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट। उनको जो पैसा मिला उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम क्लासिकल और फोक जो पुरानी हमारी सभ्यताएं हैं उसको क्या कर रहे हैं, हम प्रमोट कर रहे हैं, और पैसा भी 1.5 लाख से कम है। मतलब यहाँ पे छोटे आर्टिस्ट आते होंगे, क्योंकि बड़े आर्टिस्ट अगर आएंगे तो वो तो ज़्यादा लेंगे, ठीक है। तो कहता है कि अगर 1.5 लाख से ज़्यादा है तो टैक्सेबल है ही, एंटायर ट्रांजेक्शन टैक्सेबल है। मान लो शाहरुख खान आया और शाहरुख खान ने क्लासिकल डांस परफॉर्म किया, लेकिन पैसे लिए 50 लाख रुपए, तो जीएसटी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, और पूरी अमाउंट पे लगेगा। अगर 1.5 लाख से ऊपर की अमाउंट है तो पूरी अमाउंट के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा, एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं होगी। और कहता है कि अगर आर्ट कोई और है, मान लो फोक या क्लासिकल नहीं है, वेस्टर्न म्यूज़िक है, तो वेस्टर्न म्यूज़िक या जो आज के टाइम के मॉडर्न थिएटर्स होते हैं, या मूवी में काम कर रहे हो, जैसे हम देखते हैं मूवीज़ बन रही है तो मूवीज़ में काम कर रहे हो, या आपका टीवी सीरियल में आ रहा है, मान लो मैं किसी टीवी सीरियल में आया, तो टीवी सीरियल में आया, वहाँ पे मुझे 1 लाख रुपया मिला, तो क्या एग्जेम्प्ट होगा? नहीं, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, क्योंकि वो फोक या क्लासिकल नहीं है।
टीवी सीरियल, फिल्म्स, मॉडर्न थिएटर, इनके अंदर अगर आप काम करते हो तो वो एग्जाम्प्ट नहीं होगा। सिर्फ फोक या क्लासिकल जो हमारी पुरानी सभ्यताओं को रिप्रेजेंट करें, उन्हीं चीज़ों के अंदर अगर आप 1.5 लाख से कम ले रहे हो तो वो चीज़ एग्जाम्प्ट है। अगर आप ब्रांड एम्बेसडर हो तो चाहे पैसा 1.5 लाख से कम भी हो तो भी एग्जाम्प्ट नहीं होगा, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर जब होता है कोई, तो सिंपल सा मीनिंग है कि भाई आप ये काम बिजनेस पर्पस के लिए हो, यहाँ कोई प्रमोशन नहीं हो रहा, यहाँ बिजनेस पर्पस हो रहा है, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर बनना मतलब आप किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, तो ये भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये छोटी सी हमारी एंट्री थी, इंपॉर्टेंट थी एंट्री नंबर 20। एंट्री 21 भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसमें कुछ है नहीं 21 में, बट इंपॉर्टेंट है। कहता है कि म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, इन जगहों पे लोग कम आते हैं। आपको कभी ध्यान हो आप म्यूजियम में लास्ट कब गए थे, या किसी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या टाइगर रिजर्व में कब लास्ट गए थे, हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या होता है कम जाते हैं इन चीज़ों में, पुरानी चीज़ें होगी, लेकिन इनको मेंटेन करने का खर्चा जो है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क, म्यूजियम, इनकी साफ़ सफाई, इनका खर्चा मेंटेनेंस का बहुत होता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर इनमें कोई जा रहा है तो इनकी जो एंट्री टिकट है उस एंट्री टिकट पे पैसे या जो है आपका जीएसटी नहीं लगेगा। मान लो मैं किसी ज़ू में जा रहा हूँ तो मैंने एंट्री टिकट खरीदी मान लो 5,000 रुपये की, तो उस 5,000 रुपये जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो म्यूज़ियम, नेशनल पार्क, ज़ू वगैरह इनकी एंट्रीज़ के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता, एक ये चीज़ ध्यान रखना। कहता अगर कोई हमारे प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है, कोई पुरानी कोई आर्कियोलॉजिकल कोई चीज़ है, कोई जैसे ताजमहल वगैरह हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो इनकी भी जो एंट्री वगैरह होती है यहाँ पे भी जीएसटी चार्ज नहीं होता। तीसरा, अगर आप कोई सर्कस देखने जाते हो, कोई थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, ड्रामा, बैलेट, ये देखने जाते हो, कोई अवार्ड फंक्शन, कंसर्ट, म्यूज़िकल परफॉर्मेंस, इनमें से कोई इवेंट देखने जाते हो तो इन पे भी जीएसटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक लिमिट है, यहाँ पे लिमिट है 500 रुपये की। अगर आप सर्कस गए और सर्कस की एंट्री टिकट 500 से कम है तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर सर्कस की एंट्री टिकट 500 से ज़्यादा है तो जीएसटी चार्ज हो जाएगा। तो ये चीज़ है, इसका ध्यान रखना। उसके आगे हमारा आता है एंट्री नंबर 22। कहता है सर्विस बाय इनकॉर्पोरेटेड बॉडी और अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी। अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी क्या होती है, जैसे मान लो हम 10-15 लोग थे रेड स्क्वायर मार्केट के, उन्होंने जितने भी दुकानदार है रेड स्क्वायर मार्केट के, उन्होंने मिलकर एक एसोसिएशन बना ली, रेड स्क्वायर मार्केट एसोसिएशन। जैसे आपने भी देखा होगा, आप जहाँ पे भी रहते हो उस सोसाइटी में या उस मार्केट की एसोसिएशन ज़रूर होती है। हर मार्केट में जितने दुकानदार होते हैं मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं, लेकिन वो कहीं पर रजिस्टर्ड वगैरह नहीं होती जनरली। तो कहता है कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या नॉन प्रॉफिट एंटिटी, रजिस्टर्ड हो चाहे ना भी हो, वो चीज़ अलग है। रजिस्टर्ड फॉर द लॉ फॉर द टाइमिंग, कहीं ना कहीं तो रजिस्टर्ड हो अगर, ठीक है। टू इट्स मेंबर, अपने मेंबर को दे रहे हैं। मान लो हम 10 लोग थे, 10 दुकानदार रेड स्क्वायर मार्केट के, हमने मिलकर एसोसिएशन बना ली, रेड स्क्वायर मार्केट एसोसिएशन। तो ये एसोसिएशन जो सर्विस प्रोवाइड करेगी मार्केट को देगी, जिसे हम बोलते हैं मेंटेनेंस फीस। जैसे हर दुकानदार मेंटेनेंस के नाम के 1000 रुपये भरेगा, और फिर वो 10 दुकानदार के 10,000 हो गए, उससे वहाँ पे मान लो कोई गेट लगवा रहे हैं, या कोई भी जब काम हम करवाते हैं तो पैसा मिल के इकट्ठा करते हैं। जैसे मान लो सोसाइटी में फंक्शन होना है, तो सोसाइटी में फंक्शन का खर्चा मान लो 1 लाख रुपये है, तो जितने भी घर होंगे सोसाइटी में सबके घर से इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। तो कहते हैं कि अगर वो सोसाइटी या वो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन जो है अपने खुद के मेंबर्स तो सारे खुद के ही हैं, कोई भी शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन मांग रही है या रिम्बर्समेंट ऑफ चार्जेस मांग रही है। मान लो सोसाइटी ने कोई खर्चा किया, तो जब वो अपने मेंबर से मांगेगी तो उसको क्या नाम देंगे हम, शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है कि भाई कंट्रीब्यूशन में मेरा हिस्सा इतना है, या उसको रिम्बर्समेंट ऑफ चार्जेस भी बोला जाता है कि टोटल चार्ज इतना था, इसमें आपका हिस्से का इतना अपना रिम्बर्स करो। एज अ ट्रेड यूनियन हो, या जैसे कि मार्केट की एसोसिएशन बनी है, चाहे ऐसा हो, या फिर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं हम जो एक्टिविटी एग्जम्प्ट है, कोई हम ऐसा काम कर रहे हैं जो एग्जम्प्ट है, तो उसमें जो खर्चा लिया वो सारे इक्वल मिला रहे हैं, तो भी जीएसटी नहीं है। या फिर 7500 रुपये पर मेंबर, ये लिमिट कब है, अगर हम थर्ड पर्सन से कोई काम कराते हैं हाउसिंग सोसाइटी या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में। तो इसने क्या कहा, इसने कहा ध्यान से समझना कि कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या एसोसिएशन वगैरह बनी हुई है, वो अपने मेंबर को कोई सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। एक तो इसमें आ गई ट्रेड यूनियन मान लो जो दुकानदार की बनी होती है एसोसिएशन, कि कई सारे दुकानदारों ने मिलकर एक एसोसिएशन लगवा ली। अब मान लो वो गेट लगवा रहे हैं, गेट का जो खर्चा होगा सारे मिलके देंगे, तो वो एग्जम्प्ट है, सारे जो खर्चा दे रहे हैं वो एग्जम्प्ट है, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। मान लो मेरे पास आए, कहते हैं जी हमने नया गेट लगवाया नया सोसाइटी में, सोसाइटी नहीं सॉरी, अभी मैं बात कर रहा हूँ ट्रेड यूनियन की।
तो हमने अपनी मार्केट के अंदर नया गेट लगवाना है। हम जैसे आपने देखा होगा राजगुरु मार्केट के अंदर पार्किंग की फैसिलिटीज़ वगैरह है, तो वो सारी कौन मैनेज करता है? राजगुरु मार्केट एसोसिएशन मैनेज करती है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम ये मैनेज कर रहे हैं, इसमें यही खर्चा आ रहा है, तो इस खर्चे में इतने दुकानदार है, आपके हिस्से का इतना बनता है। तो मान लो मेरे हिस्से का बनता था 20,000, तो मैंने 20,000 दूंगा। क्या उस 20,000 पे GST लगेगा? नहीं, उस 20,000 पे GST नहीं लगेगा। पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात, हमने कोई ऐसा काम किया जो एग्जेम्प्ट है, तो वो आए कहते हैं 20,000 आपके हिस्से का बना। मैंने कहा काम क्या कराया? वो काम ऐसा था जो इस लिस्ट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एग्जेम्प्ट है, तो भी मुझे उस 20,000 पे GST पे नहीं करना। तीसरी बात, अब ये मार्केट वाला एग्जांपल साइड पे रखते हैं, अब बात करते हैं हाउसिंग सोसाइटी की। मान लो एक हाउसिंग सोसाइटी थी, उसमें इवेंट हुआ, इवेंट में टोटल खर्चा हुआ, अब सबके हिस्से बराबर बराबर आ गया। जैसे मान लो सोसाइटी की मेंटेनेंस वगैरह होती है, सारा कुछ होता है, तो उसमें मान लो मेरे को 20,000 देने पड़े, तो अब GST लगेगा? अब लग जाएगा, क्योंकि सोसाइटी वाले केस में लिमिट कितनी है? 7500 रुपये पर मंथ पर मेंबर की। तो सोसाइटी वाले केस में अगर 7500 से ऊपर जाएगा तो GST लग जाएगा, 7500 से कम है तो GST नहीं लगेगा। ट्रेड यूनियन वाले के अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, वहाँ कितना मर्जी हो, सारा का सारा एग्जेम्प्ट है। तो नीचे एक और बात बोलता है, ये कहता है कि लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है तो कोई GST नहीं है, या कोई ट्रेड, कॉमर्स या इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, साइंस, लिटरेचर, कल्चर, स्पोर्ट्स या एजुकेशन को बढ़ावा देने वाला है तो भी GST नहीं है। लेकिन इसके अंदर लिमिट कितनी लगा दी? 1,000 रुपये पर मेंबर। जैसे मान लो सारे मिलके क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो सारे इतने इतने रुपए दे देंगे, मान लो 500 रुपये देंगे, तो उसमें 1,000 रुपये पर मेंबर पर ईयर की अगर आपकी कंट्रीब्यूशन है तो फिर वो चीज़ हो सकती है, वो एग्जाम्पल, उस पर GST नहीं लगेगा। मान लो कि हमने एक लाइब्रेरी खोली और लाइब्रेरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए लाइब्रेरी खोली, या कोई मंदिर खोल लिया, ऐसा कोई भी चीज़ आपने करी है जो चैरिटेबल या सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए थी, तो सारे दुकानदार मिल के थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे, तो अगर वो कंट्रीब्यूशन 1,000 रुपये तक है तो भी GST चार्ज नहीं होगा। नीचे एग्जांपल दिया हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, देखना क्या कहता है ये। कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एंटिटी रजिस्टर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में। इसमें क्या होता है, एक सोसाइटी के जितने मेंबर्स होते हैं, जितने लोग वहाँ पे जिनके फ्लैट्स हैं, वो सारे क्या हो गए? मेंबर हो गए। मान लो एक सोसाइटी में 50 फ्लैट्स हैं, तो 50 लोग क्या होंगे? उसके मेंबर हो गए। तो कहता है कि सोसाइटी के साथ में सोसाइटी अब क्या होती है? सोसाइटी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है, जैसे कि बिजली का बिल आता है, बिजली का बिल सोसाइटी का इकट्ठा आता है, फिर वो हर मेंबर का अलग अलग मीटर लगा होता है, वो बोलेगी कि भाई आपका इस महीने का इतना बिजली का बिल है ये, प्लस आपने सुना होगा सोसाइटीज़ के अंदर क्या होती है? मेंटेनेंस होती है। जैसे सोसाइटी के अंदर मान लो पार्क बना हुआ है, लिफ्ट है, ओपन एरिया की साफ़ सफाई है, तो उसके लिए सोसाइटी क्या चार्ज करती है? अपने मेंबर से मेंटेनेंस चार्ज करती है। तो मान लो एक सोसाइटी बनी हुई थी, उसमें 50 फ्लैट्स थे, तो उन फ्लैट्स वालों से क्या मेंटेनेंस चार्ज की जाती थी? 2,000 रुपये महीने की मेंटेनेंस चार्ज होती थी। मंथली 2,000 रुपये हम मेंटेनेंस के नाम पे लेते थे। मेंटेनेंस किस चीज़ की? पार्क की, सिक्योरिटी गार्ड बैठा है उसको भी सैलरी देनी है, पार्क में गार्ड वगैरह है उसकी सैलरी देनी है, लिफ्ट की, बिजली का, ये कॉमन खर्चों की होती है। प्लस जो आपका बिजली का बिल आएगा वो आपको भरना है। तो हर महीने मेरे पास सोसाइटी से बिल आ जाता था कि भाई 2,000 मेंटेनेंस के और इतना आपका बिजली का बिल है वो ये भर दो। जैसे आपने एक सीरियल आता है हमारा तारक मेहता, उसमें देखा होगा कि मेंटेनेंस वो जो है मांगता है, ठीक है, तो वो चीज़ मेंटेनेंस है कि सोसाइटी की सारी चीज़ें मेंटेन वगैरह करने की आपको मेंटेनेंस जो है भरनी पड़ेगी। तो वो क्या कहता है, इस मेंटेनेंस पे GST लगना है या नहीं लगना? कहता है कि सोसाइटी अल्टीमेटली क्या है? अलग चीज़ है, और उसके मेंबर्स क्या है? वो अलग है। तो सोसाइटी अपने मेंबर्स को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो वन टू अनदर पर्सन होगी, तो GST तो लगेगा। तो उसके अंदर वो कहता है कि सबसे पहले GST के अंदर क्या चेक करेंगे? सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सोसाइटी की जो सर्विसेज है वो थ्रेशहोल्ड लिमिट क्रॉस कर रही है या नहीं, यानी कि जो भी हमारी 20 लाख बनती है, 40 लाख बनती है, वो लिमिट अगर क्रॉस कर रही है तो सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन कराना है, लिमिट अगर क्रॉस नहीं करी तो सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराना। पहली बात तो ये हो गई। फिर वह कहता है कि सोसाइटी जो है मंथली मेंटेनेंस वगैरह चार्ज करती है, और इफ़ द सर्विस प्रोवाइडेड, अगर वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है सोसाइटी वो एग्जेम्प्ट है, फिर तो आपका एग्जाम्प्ट हो गया, टैक्स लगना ही नहीं। अब 7500 रुपये किस चीज़ का है वो समझना। कहता है कि सोसाइटी में भी रजिस्टर्ड अंडर GST, सोसाइटी हो सकता है GST में रजिस्टर्ड हो सकता है GST में ना रजिस्टर्ड हो। अगर सोसाइटी अपनी थ्रेशहोल्ड लिमिट से ऊपर जा रही है तो GST में रजिस्टर्ड होगी, और अगर सोसाइटी अपनी थ्रेशहोल्ड लिमिट से ऊपर नहीं जा रही तो GST में रजिस्टर्ड नहीं होगी। तो अगर तो सोसाइटी GST में रजिस्टर्ड है ही नहीं, फिर तो उसको वैसे ही GST नहीं लेना, बात ही खत्म होगी। लेकिन अगर वो सोसाइटी GST के अंदर रजिस्टर्ड है, तो GST में अगर रजिस्टर्ड है और जो वो अपने मेंबर से चार्ज कर रही है वो 7500 से क्या है? कम है, तो भी उसको GST उनसे नहीं लेना, मेंबर से।
लेकिन अगर सोसाइटी जीएसटी में रजिस्टर्ड है और मेंबर से चार्ज कर लिया मान लो 10,000, तो 10,000 के ऊपर जीएसटी चार्ज हो जाएगा पूरे 10,000 पे। नीचे एग्जांपल देते हैं कि अगर सोसाइटी में मेंटेनेंस चार्जेस है 9,000 और सोसाइटी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, तो 9,000 के ऊपर 18% यानी कि आपका 1,500 रुपये जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, फिर कहता है इफ़ द टर्नओवर सोसाइटी, अगर टर्नओवर जो है थ्रेशोल्ड से कम है, फिर तो वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, फिर चाहे मेंटेनेंस 7500 ले, चाहे 10,000, चाहे 20,000, फिर तो जीएसटी वैसे ही नहीं लगना। और अगर सोसाइटी अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो सारी की सारी 100% एग्जम्प्ट सर्विस है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत वैसे ही नहीं है। मतलब सोसाइटी का जो मेंटेनेंस का चार्ज है वो 7500 से कम ही है, तो चाहे वो 20 लाख से ज़्यादा भी हो रहा हो तो भी उसको जीएसटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपकी 100% सर्विसेज एग्जम्प्ट है तो आपको जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी होगी एंट्री। और आखिरी एंट्री हमारी आती है चैप्टर की लास्ट एंट्री है अदर एग्जम्प्ट सर्विस, यानी कि जो सर्विसेज बच गई वो सारी इसने यहाँ डाल दी। पहला है गोइंग कंसर्न, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेरा बिजनेस था, चला चलाया बिजनेस था, मैंने एज अ गोइंग कंसर्न किसी को बेच दिया, तो मेरे को जीएसटी पे करना है कि नहीं? मेरे को जीएसटी पे नहीं करना। मैंने अगर अपना चला चलाया बिजनेस दूसरे को बेच दिया तो मेरा जितना भी स्टॉक है उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, मेरा जितना ये इनपुट लेजर में पड़ा था वो उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। मुझे अपनी जेब से कोई स्टॉक नहीं भरना, कोई टैक्स नहीं भरना। ये बात यहाँ लिखी है कि अगर आप अपना चला चलाया बिजनेस गोइंग कंसर्न में किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करते हो, आपको जीएसटी भरने की ज़रूरत नहीं है। अगली एंट्री कहते हैं कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है ट्रांजिट कार्गो से रिलेटेड, कहाँ जा रहे सामान, नेपाल या भूटान, हमारे पड़ोसी देशों में, तो भी जीएसटी चार्ज नहीं होता। तीसरा, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूज एज रेजिडेंस। मेरे पास बिल्डिंग पड़ी थी, घर था, मैंने घर किराए पे दिया और वहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो क्या मान लो 20,000 रुपये महीने का किराया है, मेरे पास घर पड़ा था स्पेयर, मैंने रहने के लिए लोगों को किराया दे दिया, 20,000 रुपये किराया, क्या जीएसटी लगेगा? नहीं, जीएसटी नहीं लगेगा। रेंटल की सर्विस पे जीएसटी नहीं लगता अगर पहली कंडीशन आपने किराए पे जो दिया वो क्या होना चाहिए? घर। दूसरा, यूज़ किसके लिए हो? घर के लिए। इसमें कुछ एग्जांपल समझते हैं, ध्यान समझना। मैंने मेरी दुकान किराए पे दी और सामने वाला पर्सन उसमें अपनी दुकान खोल के बैठा है, जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अगला एग्जांपल, मैंने घर किराए पे दिया और सामने वाला पर्सन उसमें रह रहा है, जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा, एग्जम्पशन में आ गया। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग होना चाहिए और वो रह रहा हो, जीएसटी नहीं लगेगा। तीसरा एग्जांपल, मैंने घर किराए पे दिया लेकिन वो रह नहीं रहा, वहाँ पे उसने दुकान खोल ली, ऑफिस खोल लिया, जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि एग्जम्पशन तभी है जब वो पर्सन वहाँ रह रहा हो। रह नहीं रहा, अगर रेजिडेंस के लिए यूज़ नहीं कर रहा, कॉमर्शियल यूज़ है, तो जीएसटी लग जाएगा। चौथा एग्जाम्पल, मैंने दुकान किराए पे दी, दुकान में वो दुकान नहीं खोली, उसने दुकान में रह रहा है, तो दुकान में रह भी रहा हो तो भी जीएसटी लग जाएगा। जीएसटी एग्जम्पशन की दो कंडीशन है, पहला जो चीज़ किराए पे दी है वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यानी कि घर होना चाहिए, और दूसरा वहाँ पे पर्सन रह रहा होना चाहिए। तो रेंटिंग के ऊपर जीएसटी इस केस में हमने पर्टिकुलरली हटा रखा है। अगला एग्जांपल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 12 और 14 दोनों एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बड़े क्वेश्चंस के अंदर छोटा पॉइंट डालता है। अगला है हमारा, कोई भी होटल है, इन है, गेस्ट हाउस है या क्लब है, रेजिडेंशियल या लॉजिंग पर्पज़ के लिए हम घूमने जाते हैं, रेजिडेंशियल रहते हैं वहाँ, अगर उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो 1,000 रुपये पर डे से कम है, मैं घूमने गया, मैंने रूम किराए पे लिया, अगर उस रूम का रेंट 1,000 रुपये पर डे से कम का है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। मान लो मैं 3 दिन रुका, मैंने 2,500 रुपये दिए टोटल, तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर मान लो 1,000 रुपये से ज़्यादा है, मान लो 1,500 किराया है, तो पूरे के पूरे 1,500 रुपये जीएसटी लग जाएगा। यानी कि जो छोटे होटल्स हैं उनको सस्ता करने के लिए उन पर हम जीएसटी चार्ज नहीं करते। फिर कहते हैं सर्विस है, आपने हायर पे दिया है, क्या हायर पे दिया है? मोटर व्हीकल जो 12 से ज़्यादा पैसेंजर कैरी कर सकता है, किसको दिया है? किसी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दिया है। या मेरे पास ट्रक था, मैंने ट्रक अपना रेंट पे दिया, किसको? किसी जीटीए को रेंट पे दिया। या मेरे पास मोटर व्हीकल था, मैंने वो स्टूडेंट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फैकल्टी के लिए, स्टाफ के लिए, जो पर्सन ये ट्रांसपोर्टेशन करता है उसको रेंट पे दिया है। तो ये भी बेसिकली एजुकेशन सर्विस से रिलेट हो गया। तो अगर आपने ये चीज़ रेंट पे दी है तो इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता, रेंट पे जीएसटी नहीं लगता। अगली एंट्री है, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, मान लो हम दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली जाते हुए रास्ते में 3 टोल आते हैं, तो जो टोल है आपने कभी ध्यान से देखिए तो टोल की जो स्लिप आती है, जो टोल चार्जेस होते हैं, उस टोल चार्जेस के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता, एग्जेम्प्ट होता है। कहते हैं सर्विस, अगर किसी रोड या ब्रिज को एक्सेस करने के लिए कोई सर्विस, कोई टोल चार्जेस लिए जा रहे हैं, तो उन टोल चार्जेस के ऊपर जीएसटी नहीं लगता।
या अगर उन रोड या ब्रिज को एक्सेस करने के लिए कोई एन्युटी दे रहे हो, आपने कोई पास वगैरह बनवा रखा है, तो भी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगली एंट्री में कहता है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, कहता है अगर इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, ठीक है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगा। जैसे हमारे घर में बिजली आती है, बिजली पे भी जीएसटी नहीं है। लेकिन जब मान लो हम एप्लीकेशन लगाते हैं रिलीजिंग कनेक्शन के लिए, तो उसमें एप्लीकेशन फ़ीस भरते हैं शुरू में कुछ 2000-3000, उस पर जीएसटी लगेगा। अगर हमने मीटर लगवाया है, मीटर हमने ख़रीदा नहीं, रेंट पे लिया, तो मीटर का जो रेंटल होगा उस पर जीएसटी लगेगा। मीटर ख़राब चल रहा था, मान लो मैंने बिजली विभाग से टेस्टिंग के लिए बुलाया, वो 500 रुपये ले गए, उस 500 पे जीएसटी लगेगा। लेबर चार्जेस है, मान लो मीटर शिफ्ट करने का, मैंने घर शिफ्ट किया तो मीटर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को उसमें फ़ीस भरनी पड़ेगी, उस पर जीएसटी लगेगा। डुप्लीकेट बिल निकलवाया, मान लो मैंने 100 रुपये भरे, उस पर भी जीएसटी लगेगा। तो इन चीज़ों के ऊपर जीएसटी लगता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एंट्री थी। नेक्स्ट 44 कहता है सर्विस प्रोवाइडेड बाय इनकम्बिटी। सबसे पहले तो समझते हैं इनकम्बिटी क्या चीज़ है। गवर्नमेंट कहती है कि जैसे आजकल नए नए जो इंजीनियर बन के आ रहे हैं, मान लो मैंने इंजीनियरिंग करी, तो इंजीनियरिंग करी, मेरे अंदर कैलिबर है कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, कुछ डेवलपमेंट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास रिसर्च करने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास अपनी लैब नहीं है जिस पे मैं रिसर्च कर सकूँ, क्योंकि रिसर्च करने के लिए बड़े बड़े इक्विपमेंट, बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ेगी, आपको काफ़ी नॉलेज वगैरह चाहिए। मेरे अंदर कैलिबर है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, कुछ बिजनेस पार्क्स बनाए हुए हैं। आप क्या करो, आप उस बिज़नेस पार्क में आओ, आप इंजीनियर हो, आप आ सकते हो, वहाँ हम आपको सारी फैसिलिटी देंगे और हम बताएंगे क्या काम करना है। आपको कोई चीज़ डेवलप करानी है, कुछ अच्छा करना है। नीचे डेफिनेशन पढ़ते हैं इनक्यूबिटी की, पहले होता क्या है। कहता है इनक्यूबिटी मीन्स एंटरप्रेन्योर है, कोई एंटरप्रेन्योर है, लोकेटेड विद इन द प्रीमाइस ऑफ टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क। ये पार्क बने हुए हैं, रिकॉग्नाइज्ड बाय, ये किसने रिकॉग्नाइज किए हुए हैं, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप बोर्ड, इसने रिकॉग्नाइज भी कर रखे हैं। तो गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट ने बोर्ड्स बनाए हुए, इन बोर्ड्स ने बड़े बड़े पार्क्स बनाए हुए हैं, बिजनेस पार्क। पार्क बोल रहे हैं मतलब घूमने वाला पार्क नहीं, ये पार्क की बात हो रही है, मतलब आपकी कोई बिल्डिंग्स बनी हुई है जहाँ पे सारी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं रिसर्च के, और मैं वहाँ पे जाता हूँ, जाके रिसर्च करता हूँ, और मैंने एग्रीमेंट साइन किया हुआ उस पार्क के साथ कि भाई मैं आपको कुछ डेवलप करके, कुछ हाईटेक, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट बना के दूंगा, आप मेरे को इक्विपमेंट्स वगैरह दो, मैं आपको कुछ डेवलपमेंट वगैरह करके दूंगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, रिसर्च करूँगा, कुछ बढ़िया करूँगा, रिसर्च हो गई तो बढ़िया पैसे मिलेंगे, अच्छा काम कर दिया तो वो इनक्यूबिटी होते हैं। तो वो कहता है इनक्यूबिटी कौन है, नए नए लोग आ रहे हैं, उनके पास पैसा पहले नहीं था, गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं कुछ नया रिसर्च करने में। तो अगर कोई इनक्यूबिटी है जिसकी टोटल टर्नओवर 50 लाख से कम है फाइनेंशियल ईयर में, यानी जो कमाई कर रहा है वो 50 लाख से कम है, करंट ईयर में भी और पिछले साल भी 50 लाख से कम थी, और उसको अभी एग्रीमेंट साइन किए 3 साल से ज़्यादा नहीं हुए, 3 साल से कम है, यानी कि वो नया नया है, तो उसकी सर्विसेज के ऊपर हम जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, सेल 50 लाख से कम हो और 3 साल से कम का एग्रीमेंट हो, नया हो। अगला सर्विस देती है लाइसेंस की, रजिस्ट्रेशन की, कौन, एफएसएसआई, आपने सुना होगा, एफएसएसआई फूड लाइसेंस होता है, वो रजिस्ट्रेशन की लाइसेंस की सर्विस देती है, उसके ऊपर पैसे चार्ज करती है, फीस चार्ज करती है, उस फीस के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगला टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, टू बी प्रोवाइडेड बाय टीबीआई एसटीपी, ऊपर से हम पढ़ के आए हैं, ये किसी बायो इनक्यूबेटर को बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च में कोई आगे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। न्यूज़ कलेक्ट करने की और प्रोवाइड करने की सर्विस है, कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया है, तो इन न्यूज़ जो इन जर्नलिस्ट वगैरह हैं उनकी सर्विसेज पे भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। पब्लिक लाइब्रेरी खुली हुई है, मान लो, जो आपको किताबें वगैरह लैंड पे देती है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ वगैरह खुली हुई है उन पे भी जो वो किताबें देते हैं, जैसे पब्लिक लाइब्रेरी में आप गए, उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी होगी। अब आपने कोई किताब रेंट पे ली तो उसके भी कुछ चार्ज लेगा, वो 10 रुपये 20 रुपये किराया, तो उनके ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं होता। अगर कोई बिज़नेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हो रही है इंडिया के बाहर हो रही है, मतलब मान लो इंडिया के बाहर मैं जाके अपने इंडिया का कोई प्रोडक्ट जो है एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ, एग्जीबिशन में पार्ट ले रहा हूँ, तो अच्छी बात है, आप कर रहे हो तो इंडिया को प्रमोट कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट करोगे कल को ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। स्लोटरिंग ऑफ एनिमल्स, आपने देखा होगा एनिमल के स्लोटर हाउस बने होते हैं जहाँ पे उनको काटा जाता है, तो वहाँ पे भी जीएसटी उन पर नहीं लगाते। प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, रिपलिंग, वैक्सिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे आपने देखा होगा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर क्या होती है, वैक्सिंग वगैरह हो जाती है ताकि वो चमकते हैं, उसके ऊपर स्टिकर लगे होते हैं, इंपोर्टेड, ब्रांडेड, ऐसा करके,
ताकि वो महंगा बिके। तो ये जो सर्विसेज है इनके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। कोल्ड चेन स्टोरेज फैसिलिटी बनी हुई है अगर, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन इंडिया में है, उस पर जीएसटी नहीं है। आरटीआई आपने सुना होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, तो आरटीआई अगर कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करा रहा है उस पर भी जीएसटी नहीं है। जैसे आपने सुना होगा लोग आरटीआई लगाते हैं तो उसकी फ़ीस पे करते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं है। सर्विस कोई रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी प्रोवाइड करी, जैसे आप मैचेस देखते हो तो मैचेस में प्लेयर्स आते हैं तो प्लेयर को सैलरी थोड़ा मिलती है, वो पर मैच खेलने की उनको फीस मिलती है, एक मैच खेला इतने रुपये मिल जाएंगे। तो प्लेयर को भी पैसे मिलते हैं, रेफरी को भी मिलते हैं, एम्पायर को भी मिलते हैं, कोच को भी मिलते हैं, टीम मैनेजर को भी मिलते हैं। तो इनको जो पैसे मिल रहे हैं अगर देने वाली कोई रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है तो आपका जीएसटी चार्ज नहीं होगा। या एक स्पोर्ट्स बॉडी दूसरी स्पोर्ट्स बॉडी को भी सर्विस देती है तो भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। लेकिन ऊपर जो नाम है इसमें सेलेक्टर, कमेंडेटर, क्यूरेटर और टेक्निकल एक्सपर्ट का नाम नहीं था। तो जो लोग बैठ के पीछे कमेंट्री कर रहे होते हैं तो उनको जो पैसे मिलते हैं उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होता है। तो ध्यान देना, कमेंट्री वालों पे चार्ज होता है, रेफरी, प्लेयर इन पे चार्ज नहीं होता। ये भी एक इंपॉर्टेंट एंट्री थी 68। बायोकेमिकल वेस्ट का आपने प्लांट लगाया हुआ, अच्छी बात है, वेस्ट को आप रिसाइकल वगैरह कर रहे हो तो इस पर भी जीएसटी नहीं है। पब्लिक कन्वीनियंस जैसे टॉयलेट्स वगैरह अगर आपके मार्केट वगैरह में कहीं बने हुए तो उनकी भी जो फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड कर रही है, जैसे वो जो पैसे चार्ज करता है उस पर भी जीएसटी नहीं है। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था जो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। 3 क्लासेस लगी हमारी एग्जाम्पशन के चैप्टर में। पहली क्लास में हमने कुछ एंट्री करी, दूसरी में कुछ एंट्री करी। वो जो एंट्री थी हमारी मेन इंपॉर्टेंट एंट्री पहली 2 क्लासेस में हमारी कवर हो गई थी। आज की क्लास में जो हमने किया उसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट एंट्री थी, मैंने आपको बीच बीच में साथ के साथ बताया, बट मेजरली जो एंट्री थी नाम याद करने वाली थी। तो इस चैप्टर को अपना अच्छे से रिवाइज़ करना, काफ़ी सारे इसमें नाम भी दिए हुए हैं, काफ़ी सारे समझने वाली चीज़ें भी है, उसको भी समझना। हाँ, इस चैप्टर को जब पढ़ो तो रिवर्स चार्ज के टॉपिक के साथ पढ़ना, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो यहाँ से एग्जम्प्ट है और जो चीज़ें यहाँ एग्जम्प्ट नहीं है वो रिवर्स चार्ज में जा रही है। तो रिवर्स चार्ज और एग्जम्पशन के चैप्टर का आपस में डायरेक्ट लिंक होता है। एग्जम्पशन का क्वेश्चन रिवर्स चार्ज के साथ भी आ सकता है, अलग से स्पेसिफिकली भी पूछ सकता है, या बड़े क्वेश्चन के अंदर बीच में छोटे छोटे पॉइंट भी दे सकता है। जैसे बड़ा क्वेश्चन आया उसके अंदर डाल दिया कि एफडी से इंटरेस्ट मिला तो टैक्सेबल है या एग्जम्प्ट, आपने पढ़ रखा है एग्जम्प्ट है। तो ऐसे बीच बीच में बड़े क्वेश्चनों में छोटे छोटे पॉइंट भी डाल सकता है। तो कैसे भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी के साथ मिक्स होकर भी आ सकता है। ईजी सा चैप्टर था हमारे पूरे सिलेबस में, आपने देखा होगा सबसे ईजी चैप्टर यही था। तो इसको एक बार अच्छे से अपना रिवाइज कर लेना। आगे का आपका जो भी शेड्यूल रहेगा टेस्ट वगैरह का वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।